So we started with Index 12 in the previous class. अभी ना हम इंडेक्स 12 पे बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपके डेफर टैक्स एसेट लायबिलिटी का कैलकुलेशन जो है और सिंपल बनाएंगे। उससे क्या होगा, आपके लिए ये इंडेक्स जो है बहुत इजी हो जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और भी बहुत सारी बातें इंडेक्स 12 के बारे में जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी आगे फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो एक्स लिमिटेड हैज इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, सो इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल है ऑफ ₹20,000। इन इनकम टैक्स इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। सो इनकम टैक्स में कैसे टैक्स होता है, कैश बेसिस पे टैक्स होता है, मतलब जब वो रिसीव होगा एक्चुअली तब उस पे टैक्स पे किया जाएगा। टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी। चलो कंप्यूटेशन करते हैं, हमारा फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन बनाते हैं। सबसे पहले जब हम कंप्यूटेशन करते हैं डेफर टैक्स का, पहली चीज क्या लिखते हैं, हमको लिखता होता है कैरिंग अमाउंट। Carrying amount of what? Carrying amount of interest income receivable. So ये इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल क्या होगा आपके लिए, एसेट होगा। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट इनकम का, 20,000। सो ये 20,000 जो हो गया आपका कैरिंग अमाउंट हो गया इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी हमको लिखना है टैक्स बेस। टैक्स बेस क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल का। सो इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स इंटरेस्ट इनकम जो है टैक्स के हिसाब से सिर्फ कैश बेसिस पे उसको हम लेंगे हमारे बुक्स में। तो मतलब यहाँ पे हम इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाएंगे, कैश बेसिस पे है। हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं हम उनको अक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। सिंस वी आर मेकिंग इट ऑन अक्रूअल बेसिस, क्या हो रहा है, हम लोग जो भी रिसीवेबल होता है, जो भी एक सर्टेन पीरियड का इनकम या एक्सपेंस बिलोंग करता है, हम उसको उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि पेमेंट या रिसीट बेसिस पे। हावेवर इनकम टैक्स का सिस्टम कैसे चलता है, इनकम टैक्स का सिस्टम चलता है रिसीट या पेमेंट बेसिस पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है क्या, नहीं, इंटरेस्ट इनकम रिसीव नहीं हुआ है। तो एज पर इनकम टैक्स हम इसको अपने बुक्स में दिखाएंगे क्या, नहीं दिखाएंगे। जब हमको टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना होगा तब ये 20,000 का इनकम जो है हमारे बुक्स में नहीं दिखेगा। सो टैक्स बेस यहाँ पे हमारा हो जाएगा नील। अभी ये जो 20,000 यहाँ पे आया है, ये 20,000 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ये किस टाइप का टाइमिंग डिफरेंस है, ये है टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंस। एंड टैक्स रेट हमको क्या दिया है, 30%। विच मीन्स आपका डेफर्ड टैक्स जो है वो होगा 6,000, दैट इज 30% ऑफ 20,000। हाउएवर अभी सवाल ये आता है कि ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है या आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो चलो इसको एकदम लॉजिकली समझते हैं। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एक सिचुएशन में कि वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपका इनकम जो है कम बताया है। इनकम कम बताया तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा वो भी कम होगा। अब जब आपका प्रॉफिट कम होता है तो आपका टैक्स भी कम होता है।
आपका प्रॉफिट कम हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका टैक्स एक्सपेंस जो है, टैक्स भी आपका कम आपको पे करोगे. सो टैक्स इज लेस, प्रॉफिट इज लेस, इनकम इज लेस. सो इनकम कम हुआ उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ उसके वजह से आपका जो टैक्स एक्सपेंस है वो कम हो गया. इसका मतलब क्या, आप अभी ना सेविंग्स कर रहे हो टैक्स का. So abhi in the current scenario what are you doing, you are saving tax right now. But ये जो टैक्स है आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. जब भी वो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगा वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा. सो अभी क्या हो रहा है, टेम्पररी सेविंग ऑफ टैक्स, एंड फ्यूचर में वो लायबिलिटी अराइज होगी ही. तो इसका मतलब क्या, ये जो 6,000 का अमाउंट है ये बन जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होता है इट बेसिकली इज एन इनकम जो करंट ईयर को बिलोंग करती है. हाउ एवर इनकम टैक्स के हिसाब से हम उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर में नहीं रिकॉर्ड करते, जिसके वजह से आपको आगे टैक्स पे करना पड़ता है. अभी करंटली टेम्पररी सेविंग्स है बट आगे आपको इसको पे करना होगा. तो ये जो 6,000 है ये बन जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. सो दिस इज योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है कि अभी आप एक टेम्पररी सेविंग कर रहे हो इन द टैक्स अमाउंट, हाउएवर आगे फ्यूचर में ये अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा. सो दिस इज अ टैक्स विच बिलोंग्स टू द करंट ईयर बट अभी इनकम टैक्स के हिसाब से आप यहाँ पे सेविंग कर रहे हो, आपका पेबल फ्यूचर में बनेगा ही, इसलिए हम इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं. तो ये एकदम लॉजिकल वे है समझने का कि क्या हुआ, इनकम कम बताई जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट की वजह से टैक्स कम हुआ, टैक्स कम हुआ तो इसका मतलब है सेविंग्स ऑफ टैक्स हो रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो. बट अभी सेविंग हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्यूचर में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्यूचर में तो लायबिलिटी अराइज होगी ही. तो इसीलिए ये बन गया आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी. तो ये हो गया 6,000 ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने का, 6,000. सो 6,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गया है इन द गिवन सिचुएशन. चलो भाई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम बाद में लेंगे बिकॉज उसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी बताना बाकी है. हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं. सो राम लिमिटेड मेड अ प्रोविजन फॉर डिविजन क्लोजर कॉस्ट ऑफ ₹25,000. सो एक कॉस्ट का मतलब क्या, एक्सपेंस का प्रोविजन बनाया गया है, अमाउंट है 25,000 का. इन इनकम टैक्स क्लोजर कॉस्ट इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड. टैक्स में कब अलाउ होगा, जब एक्चुअली आप उस क्लोजर कॉस्ट का पेमेंट कर रहे हो तभी वो एज पर इनकम टैक्स आपको अलाउ होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन. टैक्स रेट 30%. कैलकुलेट डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो अगेन हमको क्या करना है, हमको कंप्यूटेशन बनाना है. कंप्यूटेशन बनाना है डेफर्ड टैक्स का. सो सबसे पहले हम लिखेंगे कैरिंग अमाउंट. किस चीज का है वो है डिवीजन क्लोजर कॉस्ट का. सो कैरिंग अमाउंट किस चीज का है, कैरिंग अमाउंट है डिवीजन क्लोजर कॉस्ट का. कितना अमाउंट है, इट इज 25,000. और टैक्स बेस क्या होगा, टैक्स बेस यहाँ पे भी नील होगा क्योंकि ये एक जो एक्सपेंस है तभी रिकॉर्ड होगा जब इसका एक्चुअल पेमेंट होगा. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड.
सो टैक्स बेस आपका नील हो जाएगा। डिविजन क्लोजर कॉस्ट का प्रोविजन बनाया है, इसका मतलब क्या, एक एक्सपेंस है जो पेएबल है, उसका अभी हमने एक प्रोविजन बनाया, एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड किया, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका लायबिलिटी हो गया। ओके, सो अभी आपका टाइमिंग डिफरेंस क्या आएगा, अभी जो आपका टाइमिंग डिफरेंस आया है दैट इज 25,000, 25,000 का टाइमिंग डिफरेंस है। टैक्स रेट 30%, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स कितना होगा, डेफर्ड टैक्स होगा यहाँ पे 7,500 का। अगेन क्वेश्चन वही है कि वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो चलो फिर से लॉजिकली इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंस कम दिखाया गया है इन द बुक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। बुक्स में तो 25,000 दिखाया है, बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक्सपेंस कम बताया है, एक्सपेंस इज लेस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अभी एक्सपेंस कम होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस ऑन प्रॉफिट वुड बी दैट प्रॉफिट विल बी मोर, प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा। अभी प्रॉफिट ज्यादा हो गया आपका तो टैक्स विल ऑल्सो बी मोर और rather higher, टैक्स विल ऑल्सो बी हायर। टैक्स हायर है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन द गिवन सिचुएशन देयर इज एडिशनल पेमेंट विच इज बीइंग मेड, एडिशनल पेमेंट विच इज बीइंग मेड, इसका मतलब क्या, सेविंग्स इन फ्यूचर होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंस आपने कम दिखाया है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो आपका टैक्स भी ज्यादा है, आपने एडिशनल पेमेंट किया है अभी, बट फ्यूचर में आपको कम पे करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअल लायबिलिटी जो है फ्यूचर में अराइज होगा। सो डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी इन द गिवन सिचुएशन, इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट, बिकॉज आप अभी एडिशनल पे कर रहे हो, अभी आपका वो लायबिलिटी अराइज नहीं हुआ है, फ्यूचर में वो लायबिलिटी अराइज होगा, बट आप अभी ज्यादा पे कर रहे हो, इसलिए ये आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया। सो डेफर्ड टैक्स एसेट इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर, it is something which does not belongs to the current year, करंट ईयर में उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, रादर उसका लाइबिलिटी जो है करंट ईयर में नहीं अराइज हो रहा है, फ्यूचर में अराइज होगा, इसीलिए हम इसको डेफर टैक्स एसेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7,500 एंड इट इज अ डेफर टैक्स एसेट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। सो क्या है डेफर टैक्स एसेट, वैल्यू इज रुपीज 7,500, 7,500 का डेफर्ड टैक्स एसेट बना है इन द गिवन सिचुएशन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। So A Limited has received an advance income of rupees 6,000. So advance income receive क्या है, इसका मतलब क्या, कर अक्रूअल बेसिस पे जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये एडवांस इनकम को अभी दिखाएंगे क्या हमारे बुक्स में, नहीं, ये एडवांस इनकम को हम अभी नहीं दिखाएंगे हमारे बुक्स में, हमारे बुक्स में ये बाद में दिखेगा। In income tax, income received is taxable on cash basis. So income tax में कब टैक्स करते हैं हम इसको, टैक्स बेसिस पे, मतलब अभी रिसीव हुआ है तो अभी हम इसको टैक्स करेंगे, और ये एडवांस इनकम कहाँ जाएगा, हमारे लायबिलिटी साइड में, एडवांस इनकम जो है हमारे लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगेन लेट्स मेक अ फॉर्मेट, यहाँ पे आपको पूरा
डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो अगेन लेट्स डू द कंप्यूटेशन. तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ अगर हम इसको कैलकुलेट करें ऐसे कि कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कितना होगा, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी यहाँ पे होगा 6000. हाउएवर टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी होगा नील. क्यों? क्योंकि टैक्स के हिसाब से आपको अभी रिसीव हुआ है तो आप अभी रिकॉर्ड करोगे, आपका कोई लायबिलिटी वगैरह नहीं बनेगा इनकम टैक्स के सिचुएशन. हाउएवर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स कीपिंग के हिसाब से हम करेंगे तो 6000 का लायबिलिटी बनेगा. सो यहाँ पे आएगा टाइमिंग डिफरेंस. कितने का? 6000 का टाइमिंग डिफरेंस इज अराइजिंग इन दिस सिचुएशन. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, एज पर इनकम टैक्स जो है आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा इनकम दिखा रहे हो. मोर इनकम is being shown as per the income tax act. तो क्या होगा, tax paid will also be more. Now since tax paid is more, it basically means कि you have paid in excess paid for future. फ्यूचर के लिए आपने एक्सेस पे किया है. एक्सेस पे किया है फॉर फ्यूचर, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट. और वो भी कितने का, 30% टैक्स रेट है तो 1800 का डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा इन द गिवन सिचुएशन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हुआ. हाउएवर टैक्स बेस जो था वो नील था. क्यों नील था? क्योंकि इनकम टैक्स में तो हमने इनकम दिखाया है, बट हमारे बुक्स में हम ये इनकम कब दिखाएंगे, जब ये एक्चुअली अक्रू होगा. इनकम टैक्स में क्यों दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कैश बेसिस रिसीट बेसिस पे काम करते हैं, तो वो तब का तभी हमारे इनकम टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन में चला जाएगा. सो उससे क्या हो रहा है, इनकम जो है आपकी अपन ज़्यादा दिखा रहे हैं, इनकम जो है इट इज़ मोर. सो टैक्स पेड भी ज़्यादा रहेगा, तो विच बेसिकली मीन्स कि एक्सेस पे हुआ है फॉर द फ्यूचर. तो ये जो 1800 होगा ये होगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट. सो यहाँ पे आते हैं वापस. So it is basically deferred tax asset of rupees 1800 which is created in the given situation. In the given situation deferred tax asset बना है 1800 का. इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ये तो हो गया एक तरीका, मैंने कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी लिया था. हाउएवर यहाँ पे हम कैरिंग अमाउंट ऑफ इनकम ले सकते हैं, टैक्स बेस ऑफ इनकम ले सकते हैं. तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, यहाँ पे अमाउंट नील आएगा क्योंकि इनकम हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, और यहाँ पे अमाउंट 6000 आएगा क्योंकि इनकम यहाँ पे हम अभी का अभी रिकॉर्ड कर. सो ये हो जाएगा नेगेटिव 6000 टाइमिंग डिफरेंस. सो डेफर्ड टैक्स एसेट 1800 का डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा. दिस विल बी एन एसेट इन द गिवन सिचुएशन. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अ कंपनी क्रिएट्स अ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट, रिकॉग्नाइजेज लायबिलिटी ऑफ 50,000. तो 50,000 का लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया है कंपनी ने. क्या किया है उन्होंने, एक प्रोविजन क्रिएट किया है ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. सो ये जो रिकॉग्नाइज किया है 50,000 रुपए का एक्सपेंस एंड प्रोविजन जो बनाया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल प्रॉफिट एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट.
Company measures current tax of rupees 48,000 at tax rate of 25%. Compute tax expenses. तो यहाँ पे आपको डेफर टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है. सो टैक्स एक्सपेंस हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था दैट इट इज करंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स. करंट टैक्स का अमाउंट तो हमारे पास है 48,000, बट डेफर्ड टैक्स का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो चलो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमको दो कंप्यूटेशन बनाने पड़ेंगे. वन वुड बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस और दूसरा वुड बी द कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स. लेट्स स्टार्ट. पहला लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस. सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस में सबसे पहली चीज क्या आएगी? करंट टैक्स. करंट टैक्स का अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है जो है 48,000. सो ये जो 48,000 है वो क्या है? 48,000 इज द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स. बट हमको एक और चीज कैलकुलेट करनी है, वो है डेफर्ड टैक्स. तो चलो करते हैं कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स करते हैं. सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? कैरिंग अमाउंट. किस चीज का कैरिंग अमाउंट है? इट इज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट. सो विच मीन्स इट इज अ लायबिलिटी. सो कैरिंग अमाउंट कितना है प्रोविजन का? इट इज 50,000. 50,000 इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट. नेक्स्ट चीज जो हमको लिखना है वो है टैक्स बेस. अभी इनकम टैक्स के हिसाब से आप कुछ दिखाओगे क्या? नहीं. ये जो 50,000 है आपके बुक्स में कहाँ जाएगा? ये जाएगा एक्सपेंसेस के साइड में. It will be shown as an expense in your books of accounts. However, income tax के हिसाब से ये चीज़ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आप जब एक्चुअली पे करोगे तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. हम प्रोविजन वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज पर इनकम टैक्स. सो आपका टैक्स बेस जो होगा वो नील होगा. तो ये जो 50,000 यहाँ पे आया है ये हो जाएगा आपका टेम्पररी डिफरेंस या फिर टाइमिंग डिफरेंस. सो टैक्स बेस नील हो गया एंड टेम्पररी डिफरेंस जो आया आपको वो आया है 50,000. अभी आपका टैक्स रेट क्या दिया है? टैक्स रेट इज 25%. सो आ जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स जो होगा 12,500. हाउएवर अगेन क्वेश्चन तो वही है हमारा, कॉन्स्टेंटली वही क्वेश्चन है कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. आप एज पर इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है कम बता रहे हो. एक्सपेंस कम बता रहे हो तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा. प्रॉफिट विल बिकम हायर इफ द एक्सपेंसेस आर लेस. प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसके वजह से टैक्स बढ़ जाएगा. So basically it is a situation of excess tax paid. This is a situation जहाँ पे क्या हो रहा है? excess tax जो है आप excess tax पे कर रहे हो. excess tax paid का मतलब क्या होगा? savings for future. फ्यूचर के लिए आप सेविंग्स डाल रहे हो. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर?
यू हैव मेड अ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड लीव एनकैशमेंट। अभी ये प्रोविजन बनाया है, तो ये जब आप प्रोविजन बना रहे थे तो एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप देते हो, एज पर इंड एस जो आप देते हो अक्रूवल बेसिस पे, ये 50,000 एज एन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। हाउएवर जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्चुअली पेड। यहाँ एक्चुअल पेमेंट हुआ है क्या? नहीं, कोई एक्चुअल पेमेंट हुआ ही नहीं है इन द गिवन सिचुएशन। सो टैक्स बेस में कोई लायबिलिटी आएगा नहीं, कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंस जो है आप कम दिखा रहे हो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, आप कम एक्सपेंस दिखा रहे हो। और क्योंकि आप कम एक्सपेंस दिखा रहे हो उसकी वजह से प्रॉफिट जो है आपका बढ़ जाता है, और प्रॉफिट की वजह से टैक्स भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या, आपने एक्सेस टैक्स पे किया है। एक्सेस टैक्स पे कब किया है? अभी एक्सेस टैक्स पे किया है, हाउएवर फ्यूचर में आप उतना ही सेव कर लोगे वापस से। सो एक्सेस टैक्स इज बीइंग पेड राइट नाउ। सो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बन रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट। सो ये जो 12,500 है, इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट। 12,500 इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अभी एडिशनल टैक्स पे किया है, फ्यूचर में आपको वो फ्यूचर में आपको वापस से उतना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो डेफर्ड टैक्स एसेट जनरली क्या होता है, इट इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। सो इट इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, फिर भी आपने एडिशनली पे किया है इसलिए वो आपका एसेट बन जाएगा। सो यहाँ पे आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट 12,500 का, तो हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं फ्रॉम द करंट एसेट, हम डेफर्ड टैक्स एसेट सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ये जो एसेट है ये करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस नहीं है, करंट ईयर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So 35,500 is your tax expense. 35,500 is your tax expense. So this is how you do the कैलकुलेशन। ऐसे कंप्यूटेशन करना होता है और ऐसे असर्टेन करना होता है वेदर इट इज एन एसेट और लाइबिलिटी। ये तो जो मैंने आपको बताया है वेदर इट इज एसेट और लाइबिलिटी, ये तो एकदम लॉजिकली समझा है हमने कि हम देखेंगे इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, प्रॉफिट का टैक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि वेदर इट इज़ अ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बट कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इतना ज़्यादा सोचने की जगह अगर एक शॉर्टकट मिल जाए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। सो चलो अभी हम देखते हैं कि इतना लॉजिकली सोचने की जगह क्या चीज़ है जो अगर आप याद रख लोगे और उससे आपका सम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, या फिर ये असर्टेन करना कि एक पर्टिकुलर चीज़ डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है, दैट विल बिकम सुपर इजी। तो चलो लेट्स गो टू दैट पार्ट। सो ये क्वेश्चन एट जो हमने किया है, ये क्वेश्चन है आपके मटेरियल में, स्टडी मटेरियल का। ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक डाउट आया होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट ऐड क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया। वो इसीलिए क्योंकि आपका जो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है ना, वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है। टैक्स एक्सपेंस जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर का होता है। डेफर्ड टैक्स एसेट जो है इट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर, एंड दैट्स द रीजन वाई हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम योर करंट टैक्स टू गेट द टैक्स एक्सपेंस। और जब डेफर टैक्स लायबिलिटी की बात आती है तो इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, एंड इसीलिए हम उसको ऐड करते हैं टू द करंट टैक्स एंड देन वी कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस। तो चलो एक इजी ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोगों का ये आइडेंटिफाई करना और इजी हो जाएगा कि वेदर थिंग इज डेफर टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है। सो जब हम टेम्पररी डिफरेंसेस की बात करते हैं, जो टाइमिंग डिफरेंसेस आते हैं आपको, टेम्पररी डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टैक्सेबल, दूसरे होते हैं डिडक्टेबल।
अभी ये टाइमिंग डिफरेंस के बेसिस पे या फिर टेम्पररी डिफरेंस के बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से। सो यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस। सो क्या बोल रही है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस, तो क्या होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। या फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन टैक्स बेस, तो क्या क्रिएट होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो चलो इसको ना एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग और उसके हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द टैक्स बेस किसी एसेट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर किसी एसेट, किसी लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट इज लेस देन द टैक्स बेस, तो क्या दिया है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द टैक्स बेस, तो फिर हो जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द टैक्स बेस, तो क्या होगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। वही डेफर्ड टैक्स एसेट कब क्रिएट होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन द टैक्स बेस। सो क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस हुआ, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। और लायबिलिटी का क्या है भाई, if carrying amount of liability is more than tax base, so carrying amount of liability more than tax base होगा, तो भी वो deferred tax asset बन जाएगा। so, दो चीजें यहाँ पे, पहला तो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अभी यहाँ पे एसेट का एग्जाम्पल वुड बी से, या लायबिलिटी का एग्जाम्पल और एसेट का एग्जाम्पल वुड बी से, कुछ एडवांस में आपने एक्सपेंस पे कर दिया है तो वो आपका एसेट बन जाएगा। लायबिलिटी होगा से एडवांस इनकम रिसीव कर लिया आपने, तो वो आपका लायबिलिटी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वेदर डेफर्ड टैक्स एसेट हो रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सो अगर कोई एसेट है आपका, लेट्स अज्यूम कि कोई प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। सो आपने कोई प्रोविजन बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंस। सो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंस बनाया है, तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, आपका ये जो है ये आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस तो आपको आगे पे करना है, पर आपने अभी ही प्रोविजन बना दिया और अभी आप उसको अपने एक्सपेंसेस में दिखा रहे हो। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, द कैरिंग अमाउंट ऑफ योर एसेट इज ग्रेटर देन योर टैक्स बेस। आपका एसेट है जिसका कैरिंग अमाउंट आपके टैक्स बेस से ज़्यादा है, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक और एग्जांपल इसका कुड बी से, इनकम रिसीवेबल, इनकम अगर रिसीवेबल है तो वो आपका एसेट बन जाएगा। अभी उस सिचुएशन में भी आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट जो है ग्रेटर होगा टैक्स बेस से, तो वो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। और से अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो इनकम रिसीवेबल है, यहाँ पे से एडवांस इनकम रिसीव्ड, एडवांस इनकम रिसीव करोगे आप, तो आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट
वुड बी मोर देन योर टैक्स बेस। आपका टैक्स बेस कुछ नहीं होगा, आपका एसेट का कैरिंग अमाउंट ग्रेटर होगा, तो वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए इंडेस 12 पे, सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी, स्टेप 1 क्या होगा आपका, स्टेप 1 होगा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन एसेट और लायबिलिटी, एसेट है या लायबिलिटी है वो आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, ये हो जाएगा आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 आपका होगा कि आप कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करो, एंड टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस आप डिटरमाइन करो, एसेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आपको डिटरमाइन करना होगा। एंड वंस यू हैव डिटरमाइंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ carrying amount and tax base of asset and liability, step 3 होगा decide whether it is a deferred tax asset या फिर deferred tax liability। वो कैसे करोगे, ये वाला जो आपको शॉर्टकट दिया है ये यूज करके आप डिटरमाइन कर सकते हो। अगर एसेट है, एसेट का कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो फिर वो हो जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। या फिर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। तो ये जो सिंपल ट्रिक है, ये अगर आपको याद रहता है इन द एग्जाम, तो बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हाउएवर अगर आपको ये याद नहीं रहता है, तो हमने जिस लॉजिकल वे से किया, इनकम ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा पे करना होगा, वो वाला जो लॉजिकल मेथड है थोड़ा लंबा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो मेथड अप्लाई करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है। या फिर सिंपली कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों का कंपैरिजन करना, कौन सा ज़्यादा है, एसेट है लायबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई करना, और उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हो वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो वैसे भी करना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको ये जो छोटा सा शॉर्टकट है वो याद रहता है तो। बट अगर ये अच्छे से याद नहीं होता है या इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर वो जो हमारा लंबा, थोड़ा सा लंबा मेथड है वो आप यूज कर सकते हो, उससे तो डेफिनेटली आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो ये वाला चीज है जिसको आप यूज कर सकते हो, और इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो चलो हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये वाला चीज अप्लाई करके देखते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इंटरेस्ट इनकम रिसीवल, मैंने यहाँ पे जानबूझ के एसेट लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस होता है, तो क्या होता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हमने यही लिखा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, डिवीजन क्लोजर कॉस्ट, ये आपका लायबिलिटी है। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस, तो क्या बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट। सो वही बना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अगर आपका ग्रेटर होता है टैक्स बेस से, सो वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। अभी मूविंग अहेड दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अगेन इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस, सो अगेन ये आपका बनेगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये इनकम वाला पार्ट मैंने आपको और इजीली आइडेंटिफाई हो इसलिए बताया था, हावेवर वैसे वाला सॉल्व नहीं करेंगे, आप लायबिलिटी वाला लेके ही सॉल्व करोगे। चलो नीचे आते हैं। सो अगेन ये क्या है, carrying amount for provision for liability, so carrying amount of liability is greater than the tax base, ये जो है ये liability है,
तो ये ग्रेटर देन टैक्स बेस है, तो ये बन जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, और वही हमने बना है यहाँ पे। सो अगर आपको कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का कंपैरिजन याद होता है, वेरी वेल एंड गुड, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो ये था छोटा सा शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलो अभी और सम्स देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना, सब हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट किया है। हर सम में सिर्फ एक साल ही देखा है। बट आप सिर्फ एक साल का कैलकुलेशन तो करते नहीं, रियल लाइफ में तो हर साल डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन होता है और हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो वो हम कैसे दिखाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और क्या चीज होती है उससे जुड़ी हुई, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में थ्योरी पे आते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर्किड लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹5 लाख। तो 5 लाख की मशीन उन्होंने खरीदी है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस। एसएलएम बेसिस पे डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, क्या रेट पे? 20% पर एनम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 20% है डेप्रीसिएशन का रेट, एंड 25% एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से द डेप्रीसिएशन रेट इज 25%। टैक्स रेट दिया है आपको 30%। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर ईयर 1 and 2 ऑफ बिजनेस विच इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर ओसीआर। तो चलो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमें आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सो क्या परचेज किया है? मशीन परचेज की है, कॉस्टिंग 5 लाख, और डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स इज 20% एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 25%। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो अगेन स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स बनाते हैं, पहले ईयर 1 का। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन कितना होगा? सो 5 लाख इज द कॉस्ट, 5 लाख इज द कॉस्ट, एंड इस पे डेप्रीसिएशन इज एट द रेट ऑफ 20%। सो आपका वैल्यू जो आएगा कैरिंग अमाउंट का वो होगा 4 लाख। दिस इज कैरिंग अमाउंट। अभी लिखते हैं टैक्स बेस क्या होगा। सो टैक्स बेस कितना होगा? 5 लाख और 25% इज द डेप्रीसिएशन। So it is 5 lakh minus 5 lakh माइनस 5 लाख इंटू 25%। सो ये आपका डेप्रीसिएशन है। सो ये कितना आ रहा है? 5 लाख पे 25% डेप्रीसिएशन जो होगा 1,25,000। सो यहाँ पे आपका टैक्स बेस आ जाएगा 3,75,000। सो 3,75,000 इज योर टैक्स बेस। अभी 3,75,000 आपका टैक्स बेस है, सो डिफरेंस क्या आएगा? 25,000 का डिफरेंस है। दिस इज योर टेम्पररी डिफरेंस। सो 25,000 इज योर टेम्पररी डिफरेंस। अभी बात करते हैं ये डेफर टैक्स एसेट होगा कि डेफर टैक्स लायबिलिटी होगा। सो ये क्या है? एसेट है, मशीन इज एन एसेट। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस, तो क्या बनेगा? डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगा। सो आपका डेफर्ड
टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 30% टैक्स रेट है, तो 7,500 आ जाएगा आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये कैलकुलेशन किस लिए होगा? ये कैलकुलेशन आपका सारा जो है ये हुआ है कैलकुलेशन ईयर 1 का। सो ईयर 1 में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 7,500 ट्रांसफर होगा एज योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हो गया ईयर 1 का कंप्यूटेशन। नाउ लेट्स डू द कंप्यूटेशन ऑफ ईयर 2। इसी के नीचे कर लेते हैं। आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सो अभी फिर से आपको कैरिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा। अभी कौन से बेसिस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है एक बार वो चेक कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन जो हो रहा है एसएलएम बेसिस पे हो रहा है, मतलब क्या? डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो होगा वो सेम होगा। सो कैरिंग अमाउंट अभी पिछले साल कितना था? 4 लाख। 4 लाख में से वापस से डेप्रीसिएशन कितना होगा? 1 लाख। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन in year 2 would be 3 lakh, which is nothing but 4 lakh minus 1 lakh. 1 lakh is your depreciation. ये हो गया कैरिंग अमाउंट। अभी बात करते हैं टैक्स बेस की। सो मशीन का वैल्यू क्या था? 3,75,000 माइनस डेप्रीसिएशन, सो इट इज 5 लाख इंटू 25% जो होता है 1,25,000। सो अभी टैक्स बेस कितना आएगा? टैक्स बेस आएगा 2,50,000 का। नाउ 50,000 जो है यहाँ पे ये क्या है? ये है आपका टेम्पररी डिफरेंस। सो 50,000 हियर इज योर टेम्पररी डिफरेंस। अभी इस सिचुएशन में क्या है? करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ योर एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस, तो क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही बनेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वैल्यू आपका होगा इधर 15,000, दैट इज 30% ऑफ 50,000 जो होगा 15,000। 15,000 विल बी योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये 15,000 जो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। हाउएवर इसमें से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आप दिखाओगे? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी 7,500 दिखाया था। सो 15,000 जो है इस बार का इट इंक्लूड्स दैट 7,500 का इफेक्ट भी। सो डेफर्ड टैक्स टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेफर्ड टैक्स दिखाओगे? सो दैट वुड बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है आपका 15,000, उसमें से माइनस करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो कितना था? जो था 7,500। सो 7,500 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो 7,500 है दिस इज द DTL ट्रांसफर टू योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस। तो ये है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो ट्रांसफर होगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना ट्रांसफर हुआ, फर्स्ट ईयर में 7,500 ट्रांसफर हुआ, और सेकेंड ईयर में भी 7,500 ट्रांसफर हुआ। कहाँ ट्रांसफर हुआ, टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो एक बार हमने सॉल्व तो कर ही लिया है, एंड आंसर भी मैच करेगा ही 101%, पर फिर भी एक बार प्रेजेंटेशन के लिए आंसर देख लेते हैं। सो आप जब एक्चुअली एग्जाम में कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मेट ऐसा यूज करना, दो दो बार कंप्यूटेशन करोगे तो जबरदस्ती बहुत सारा टाइम जाएगा। सो एक ही फॉर्मेट बना के, दो कॉलम्स बना के आप एक साथ कर सकते हो कंप्यूटेशन। सो कैरिंग अमाउंट वही 4 लाख और 3 लाख फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 375, 2,50,000। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस 25,000, 50,000। सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया हमको, उसमें से हम ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, तो हमको आ जाएगा अमाउंट विच हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू ईदर ओसीआई या फिर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी 10th क्वेश्चन जो है ना वो भी इससे रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर विच इज ट्रांसफर्ड टू एसपीएल या ओसीआई इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो एक बार थर्ड ईयर का कंप्यूटेशन एक बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये दो, वैसा ही थर्ड ईयर का कंप्यूटेशन भी बनेगा। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना होगा, यहाँ पे होगा 3 लाख माइनस 1 लाख, जो होगा आपका 2 लाख, एंड टॉकिंग ऑफ टैक्स बेस, सो वो होगा आपका 2,50,000 माइनस 1,25,000, जो होगा 1,25,000। सो 75,000 का यहाँ पे आपको आएगा टेम्पररी डिफरेंस। सो टेम्पररी डिफरेंस कितना आया आपको, टेम्पररी डिफरेंस आया आपको 75,000 का। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। सो दैट वुड बी 30% ऑफ 75,000, जो आएगा आपका 22,500। सो 22,500 जो है वो होगा आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी, जो कहाँ दिखाएंगे हम, जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। हम बैलेंस शीट में दिखाने वाले कितना, इतना टोटल अमाउंट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कितना अमाउंट आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ओसीआई में ट्रांसफर करोगे। सो 22,500 हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स इज 22,500। ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग रहेगा जो है 15,000। तो इनका डिफरेंस आता है 7,500 का डिफरेंस आता है 7,500। तो कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे ईयर 3 में। सो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर ईयर 3 इज ₹7,500, जो हम अमाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज हाउ यू डू द कैलकुलेशन फॉर मल्टीपल ईयर्स। अलग अलग ईयर्स के कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, वो ये सारी है। अभी हम थियोरी देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यही था, क्लोजिंग बैलेंस विल अपीयर इन बैलेंस शीट, कहाँ पे, अंडर द हेड नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन वेदर डेफर टैक्स एसेट है या डेफर टैक्स लायबिलिटी है। और एसपीएल और या फिर ओसीआई में कैसे रिकॉर्ड होगा, क्लोजिंग बैलेंस या माइनस ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस होगा वो अमाउंट आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर ओसीआई में रिकॉर्ड होगा।
सी इट इज अकॉर्डिंग टू द आइटम ऑन विच इट इज क्रिएटेड, उसके बेसिस पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा या फिर ओसीआई पे जाएगा। अगर कोई आइटम जैसे रीवैल्यूएशन वाला होता है वो ओसीआई में जाता है, तो उससे जुड़ा टैक्स एक्सपेंस भी जो होता है वो ओसीआई में ही जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। फिर दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर आर रिवर्स्ड इन फ्यूचर। अभी ये समझने के लिए ना पहले हम पीछे जाते हैं और वही क्वेश्चन में और ना जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद में फिर ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो हमने 3 साल का कंप्यूटेशन तो किया था, ये रहा 7,500 7,500 7,500। लेट्स डू एक और कंप्यूटेशन से ईयर 4 का भी। सो ईयर 4 का भी अगर कैरिंग अमाउंट हम देखें तो क्या होगा। ईयर 4 का कैरिंग अमाउंट इसका तो होगा 1 लाख, और टैक्स बेस नील हो जाएगा क्योंकि 1,25,000 ही बचा है, और 1,25,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये नील हो जाएगा। सो 1 लाख हमारा टेम्पररी डिफरेंस आ जाएगा, जिसपे आपको क्या करना है, जिसपे आपको टैक्स डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना। सो व्हेन यू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स 1 लाख पे 30%, 30,000 आएगा आपका डेफर्ड टैक्स। अब ये जो 30,000 डेफर्ड टैक्स आया है, पिछला साल का कितना था, 22,500, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट ट्रांसफर होगा 7,500 इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड 30,000 रहेगा आपका बैलेंस ऑफ योर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगले साल जो आपका 5th ईयर होगा, दोनों ही जीरो होगा, कैरिंग अमाउंट भी और टैक्स बेस भी, तो ये पूरा नील होगा। बट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस अभी भी 30,000 है। उसको क्या करोगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी क्या जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे। सो ईयर 1 का क्या जर्नल एंट्री होगा। ईयर 1 में आपने डेफर्ड टैक्स, पहला जर्नल एंट्री होगा फॉर क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। सो हो गया आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा 7,500 से, एंड आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होगा 7,500 से। सेकेंड एंट्री आएगा फॉर ट्रांसफरिंग योर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो P&L account debit 7,500 to deferred tax expense होगा आपका 7,500। सिमिलरली ईयर 2 में क्या एंट्रीज आएगी, ईयर 2 में भी फर्स्ट एंट्री यही आएगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना क्रिएट किया आपने अभी वापस से 7,500 का, एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ 7,500 का। सेकेंड एंट्री आएगा P&L में ट्रांसफर करने का। ईयर 3 में भी सेम एंट्री आएगा, सो ये हो गई आपकी सारी जर्नल एंट्रीज फॉर 4 इयर्स। सो 4 साल में ना आप यही वाली जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हो, तो इससे क्या हो गया है, आपका एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गया है टोटल, जिसका होगा 30,000।
So the total of your deferred tax liability would be 30,000. अभी ये जो डेफर टैक्स लायबिलिटी है ईयर 5 में ये एसेट ही खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, पूरा राइट ऑफ डेप्रिसिएट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दैट एसेट, वो लायबिलिटी को भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ईयर 5 में जब आप आओगे, ईयर 5 में जब आप आओगे तब आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा रिवर्सल ऑफ योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट होगा कितने अमाउंट से? पूरे अमाउंट से। 30,000 का जो अमाउंट है पूरे अमाउंट से वो डेबिट होगा। और क्या क्रेडिट होगा? आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 30,000 से क्रेडिट होगा। विच मीन्स व्हाट? अभी आप क्या डेफर टैक्स एक्सपेंस आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, सो आपके टैक्स एक्सपेंस में से ये 30,000 जो है वो डिडक्ट होगा। सो ये 30,000 जाएगा आपके टैक्स एक्सपेंस में से माइनस होगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ है रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का यहाँ पे रिवर्सल हो गया है जो हमने क्रिएट किया था। अभी वो जो एसेट था जिसके लिए हमने वो क्रिएट किया था, जिसकी वजह से हमने वो क्रिएट किया था, वो एसेट भी पूरी तरह डेप्रिसिएट हो गया है। तो अभी कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर दैट, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे ही जब आप डेफर्ड टैक्स एसेट भी बनाओगे तब भी उसका रिवर्सल भी होगा इन फ्यूचर। तो चलो जर्नल एंट्रीज देखते हैं इन रिलेशन टू दिस। क्या जर्नल एंट्रीज है आपके पास रिवर्सल के? रिकॉग्नाइजिंग के क्या है? अगर डेफर टैक्स लायबिलिटी आपको रिकॉग्नाइज करनी है तो डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट करोगे, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट करोगे। डेफर टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करना है तो एसेट को डेबिट करोगे और एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे। अभी रिवर्सल के लिए क्या होगा? इसका उल्टा, डेफर टैक्स लायबिलिटी को अभी आपको डेबिट करना पड़ेगा और डेफर टैक्स एक्सपेंस को यू विल हैव टू क्रेडिट इट। तो इससे आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी जो क्रिएट किया था पहले वो अभी हो जाएगा रिवर्स। और सिमिलरली डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट करोगे और डेफर टैक्स एसेट जो है उसको क्रेडिट करोगे, जिससे आपका डेफर टैक्स एसेट जो पहले क्रिएट किया था वो अभी रिवर्स हो जाएगा। सो इन फ्यूचर आपका जो डेफर टैक्स लायबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट होता है दोनों ही वापस से इन फ्यूचर रिवर्स हो जाते हैं, उनको रिवर्स कर दिया जाता है इन फ्यूचर। ओके, सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू योर डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स लायबिलिटी का रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवर्सल। अभी एक और पॉइंट है जिसकी हमको बात करनी है, तो चलो लेट्स डिस्कस दैट। सो जब हम कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन किसका? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट जब हम करते हैं सो हमारे पास डिफरेंस आता है अकाउंटिंग के हिसाब से और टैक्स के हिसाब से। इन दोनों में ना डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट जो है दोनों में डिफरेंस होता है, पर ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेम्पररी डिफरेंस, दूसरा होता है परमानेंट डिफरेंस। अभी ये टेम्पररी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस की क्या कहानी है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्या होता है, कभी कभी कोई कोई एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनकम टैक्स में ना अलाउड ही नहीं होते। अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपने टैक्स पढ़ा है, अगर आपको पता होगा डोनेशन जो होता है आपको बैंक पेमेंट के थ्रू या चेक के थ्रू करना इज अलाउड। कैश में अगर आप डोनेशन करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा एंड इट इज अ परमानेंट डिसअलावेंस। परमानेंट डिसअलावेंस का मतलब क्या? वापस से कभी वो अलाउ होने ही नहीं वाला है, उसको आप वापस से कभी एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर ही नहीं पाओगे।
तो क्या होगा, यहाँ ये जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट है उसमें वो जो एक्सपेंस है वो तो परमानेंटली डिसअलाउड हो गया है, परमानेंटली डिसअलाउड हो गया है, तो कभी भी ये जो डिफरेंस आ रहा है वो मैच करने ही नहीं वाला। तो ऐसे वाले डिफरेंसेस को हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। सो परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस इज बेसिकली वो डिफरेंस जो कभी आगे जाके भी सेटल होने ही नहीं वाला है। इसका और एक एग्जांपल वुड बी से डोनेशन हो गया, से कोई डिमांड आता है इनकम टैक्स का तो वो भी डिसअलाउड होता है, बड़े बड़े पेनल्टीज जो होते हैं वो डिसअलाउड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कभी रिकॉग्नाइज करने ही नहीं वाले हो आगे जाकर भी। सो ये जो डिफरेंस आया है ये तो परमानेंट डिफरेंस है, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी बनाते हो तो वो भी पूरा सालों साल चलता जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस तो कभी कवर होने वाला ही नहीं है। हालांकि टेम्पररी डिफरेंस जो होता है जैसे आपका डेप्रीसिएशन का या इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस पेएबल, ये वाले जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये सेटल अप हो जाते हैं। ये वाले डिफरेंस आगे जाके भले ही अभी नहीं बट कुछ सालों बाद सेटल अप हो जाते हैं। तो इसीलिए इन डिफरेंसेस के लिए हम डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। पर जो परमानेंट डिफरेंस है ये तो भाई आपके बुक्स में हमेशा ही दिखने वाले हैं, इनका डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का रिवर्सल कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सालों साल आपको डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी अपने बुक्स में दिखाना ही पड़ेगा, बट ऐसा तो नहीं कर सकते। सो इसीलिए इंड AS 12 बोलता है कि अगर परमानेंट डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस जो आ रहा है बिटवीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है और वो अगर परमानेंट नेचर का है, मतलब परमानेंट डिफरेंस है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इफ इट इज परमानेंट डिफरेंस देन इन दैट सिचुएशन जब आप टाइमिंग डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, कैरिंग अमाउंट लेते हो, से फॉर एग्जांपल 10,000 का कैरिंग अमाउंट है, तो उस सिचुएशन में आप टैक्स बेस भी इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट लोगे और आपका डिफरेंस जो होगा वो निल कर दिया जाएगा। सो इन अ सिचुएशन जहाँ पे परमानेंट डिफरेंस आ रहा है, वेयर द नेचर ऑफ डिफरेंस इज परमानेंट, उस सिचुएशन में आप टैक्स बेस, योर टैक्स बेस विल बी इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस का अमाउंट आप कितना लोगे, कैरिंग अमाउंट का जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट आप अपने टैक्स बेस का भी लोगे। तो ये कौन से सिचुएशन में, व्हेन द डिफरेंस इज परमानेंट। सो डिफरेंस का नेचर अगर परमानेंट है, डिफरेंस अगर परमानेंट नेचर का है, तो उस सिचुएशन में आपका टैक्स बेस जो होगा इट विल बी इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट। सो कुछ कुछ डिडक्शंस होते हैं इनकम टैक्स में जो परमानेंटली डिसअलाउड होते हैं, कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो अलाउड होते ही नहीं, कभी भी आगे जाकर भी अलाउ नहीं होते। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, टैक्स बेस जो होगा दैट विल बी टेकन इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट और जो डिफरेंस हो जाएगा वो निल हो जाएगा। सो बेसिकली कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ परमानेंट डिफरेंस। सो इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ परमानेंट डिफरेंस, नो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड। देयर विल बी नो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कौन से केस में, उस सिचुएशन में जहां पे परमानेंट डिफरेंस हो रहा है। परमानेंट डिफरेंस का नेचर जब परमानेंट है तो वहां पे कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। एंड जब टेम्पररी डिफरेंस है तब तो आपको नॉर्मली हम जैसे करते हैं कैलकुलेशन, जो हमने सीखा है अभी तक वही कैलकुलेशन करके आपको डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी फिगर आउट करना पड़ेगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। सो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है कि टैक्स बेस कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटिटी दैट फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हैज ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 1000। सो ट्रेड रिसीवेबल है 1000 रुपए का। इट क्रिएट्स अ जनरल बैड डेट अलाउंस ऑफ 50। सो एक बैड डेट अलाउंस क्रिएट किया है 50 रुपए का। द कैरिंग अमाउंट इन बुक्स इज नाउ 950 बिकॉज उसमें से बैड डेट अलाउंस डिडक्ट किया है। इन इनकम टैक्स जनरल बैड डेट प्रोविजन इज नॉट डिडक्टेबल। तो ये जो 50 रुपए का प्रोविजन है इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्टेबल नहीं है। तो टैक्स बेस कितना होगा, सो यहाँ पे आपका कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स इज 950। टैक्स बेस कितना होगा, तो ये 1000 है वैल्यू,
आपके ट्रेड रिसीवेबल्स का, ये 50 रुपए अलाउड नहीं है, तो टैक्स बेस का वैल्यू वुड बी 1000. Tax base का value would be 1000 in the given situation. So it is 1000. Next question देखते हैं. An entity has given a loan of rupees 10,000, which is the carrying amount. So 10,000 is the carrying amount. रीपेमेंट ऑफ लोन हैज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब अगर लोन रीपे भी हो रहा है आगे फ्यूचर में जाके, इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होता. मतलब टैक्स के हिसाब से इधर कुछ अलावेंस, डिसअलावेंस, डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं होने वाला है. तो ये किस टाइप का डिफरेंस है? ये एक परमानेंट टाइप का डिफरेंस है. तो यहाँ पे आपका टैक्स बेस कितना होगा? टैक्स बेस भी 10,000 होगा, क्योंकि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है टैक्स में, तो फिर यहाँ पे आपका टैक्स बेस भी विल बी इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. करंट लायबिलिटीज इंक्लूड अक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. तो अक्रूड फाइन और पेनल्टी है कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. फाइन्स और पेनल्टीज जो है डिडक्टेबल ही नहीं है टैक्स पर्पसेस के लिए, तो टैक्स बेस कितना होगा? डिडक्टेबल ही नहीं है, तो ये अगेन परमानेंट डिफरेंस हो गया. डिफरेंस का नेचर यहाँ पे परमानेंट हो गया, तो यहाँ पे भी टैक्स बेस वुड बी 100. इट विल बी इक्वल टू योर कैरिंग अमाउंट. नेक्स्ट देखते हैं. लोन पेएबल अमाउंट 5,000 कैरिंग अमाउंट है, इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं, तो अगेन यहाँ पे 5,000 ही रहेगा. दिस इज सिमिलर टू द अर्लियर क्वेश्चन जो हमने देखा था. एंड लेट्स डू दिस वन. ए लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड रिसेंटली. इट इनकर्ड रुपीज 1 lakh on its incorporation. So ये incorporation expense है. It has been charged to revenue in the very first accounting period. So ये जो 1 lakh है ना, वो first accounting period पे ही charge to revenue हो गया था. Taxation laws allows deduction over a period of 5 years. मतलब ये 1 lakh जो है 5 साल तक डिडक्शन अलाउड है. 5 ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years ये 1 lakh जो है डिडक्ट करना है. द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज नील. एंड ऑफ ईयर 1 कैरिंग अमाउंट जो है नील है. टैक्स बेस कितना होगा? सो 1 lakh जो है 5 years के टाइम स्पैन में डिडक्ट करना है, विच मीन्स 20,000 पर ईयर डिडक्शन मिलेगा. सो टैक्स बेस के हिसाब से इसका अमाउंट क्या दिखेगा? तो 1 lakh माइनस 20,000 जो होगा 80,000. सो ये जो इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस है टैक्स बेस के हिसाब से, इसका अमाउंट विल बी शोन एज 80,000 बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years उसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट टैक्स बेस. टैक्स बेस का कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऐसे करते हैं वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन. सो ये डिटर्मिनेशन इन सर्टन स्पेशल सिचुएशन में सेकेंड पॉइंट में देखिए. एसेट लाइबिलिटी रिलेटिंग टू एनी एक्सपेंस विच इज नॉट डिडक्टेबल या फिर नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स. मतलब जो डिडक्टेबल नहीं है और इनकम टैक्स में जो अलाउड नहीं है, जैसे कि डोनेशन गिवन इन कैश, डोनेशन टू अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, या फिर इनकम टैक्स पेनल्टीज, इनकम टैक्स डिमांड, ये जो भी है उसके लिए कोई डेफर टैक्स एसेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी. और क्या करेंगे? ऑलवेज अज्यूम टैक्स बेस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट. सो ऑलवेज assume what your tax base is equal to your carrying amount. कौन से सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई एसेट और लायबिलिटी किसी एक्सपेंस से रिलेटेड जो डिडक्टेबल नहीं है या जो अलाउड नहीं है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में कोई डेफर टैक्स एसेट या कोई डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा. एंड हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे कि आपका टैक्स बेस जो है इट इज equal to the carrying amount. So your tax base will always be equal to the carrying amount. So कुछ steps जो आपको याद रखने चाहिए जब भी आप defer tax के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, डिटरमाइन करो एसेट और लायबिलिटी की है, एसेट है या लायबिलिटी है. फिर डिटरमाइन करो व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफरेंस, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस इज इट. तो ये हो गया स्टेप 1. स्टेप 2 इज व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस इज इट. मतलब क्या? टेम्पररी है
या परमानेंट है, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। सो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का कैलकुलेशन करेंगे हम आफ्टर डिटरमाइनिंग व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफरेंस। आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस, यू डिटरमाइन whether it is a deferred tax asset or a deferred tax liability। कौन से बेसिस पे, वो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का कंपैरिजन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत इजीली कि वेदर इट इज़ अ डेफर्ड टैक्स एसेट या फिर इट इज़ अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सो ये बहुत सिंपल स्टेप्स है आपके डेफर्ड टैक्स के क्वेश्चंस जो आते हैं, इंडिया 12 के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो अभी तक हमने ना बहुत ही अच्छे से समझा है कि डेफर्ड टैक्स का मीनिंग क्या होता है, आप कैलकुलेशन कैसे करने वाले हो। अभी कुछ है डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन कुछ सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस में आप कैसे करोगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, जिससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे और क्लियर होंगे। हमने हमारी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट इसके अलावा भी आप और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेफर्ड टैक्स इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस।